Hello student, today we will discuss about the transportation in human. आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है पूरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपोर्टर होता है वो होता है ब्लड। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लड ही ट्रांसपोर्टर होता है। और ब्लड में जो पेश करने का काम करता है, जो पेश करने का काम करता है वो होता है पेश मेकर। ठीक है, अब एक्चुअली में जो हमें डिस्कस करना है एक हार्ट की पूरी हम बात करते हैं, जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हमें समझ में आएगा। अबाउट द हार्ट हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ जनरली जो हमें जानना है, जिसको जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। तो जैसे हम बात करते हैं जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में जो कंडीशन होती है, जो बीटिंग की कंडीशन जो होती है, हार्ट में जो ब्लड को लेके बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाता है वो होता है आर्टरी। और एक्चुअल में जो हम उससे कहते हैं वो कौन सा ब्लड होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर कुछ बात ऐसे समझनी पड़ेगी, जो आर्टरी होता है ब्लड के कम्प्लीटली पार्ट में पहुँचाने का काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर होता है एक आर्टरी जो होती है वो आती है और बहुत सारे ब्रांचेस में ओपन होती है, और वो ब्रांच होती है कैपिलरी। जो हाइपोक्राइन ट्यूब होती है वो हाइपोक्राइन ट्यूब ब्लड के अन्य सेल्स या अन्य पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। वही हाइपोक्राइन ट्यूब जो होती है, ब्लड कैपिलरीज जो होती है, वो ब्लड कैपिलरीज एट लास्ट क्या होती है, रिकम्बाइंड होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो हार्ट से जाकर के मिलती है, जिसे हम कहते हैं वेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया कुछ आर्टरी, यानी आर्टरी की बात किया और वेन की बात किया और ब्लड कैपिलरीज की बात किया, जो ये क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ब्लड को अन्य पार्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें जानना चाहिए, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, अगर हम इसमें मैकेनिज्म समझते हैं कि जो हार्ट होता है, एक्चुअली जो बोलते हैं लोग कि हार्ट में ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इट इज ग्राम। यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म हम समझने से पहले, हम हार्ट की पूरी मैकेनिज्म को समझने से पहले हम एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। एक ग्राफ आपके सामने यहाँ पर ग्राफ में हम आपको बताना चाहेंगे जो हार्ट हमारा होता है, हार्ट और सेल्स और लंग्स, ये तीन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करते हैं कि एक जो मैकेनिज्म को इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, यानी CO2 क्या करता है, वो CO2 हार्ट के पास भेजता है, और वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट के पास जाता है, और हार्ट क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ब्लड ट्रांसफर द लंग, ट्रांसफर कर देता है लंग के पास। और ये हार्ट से जो ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड, वो कहाँ जाएगा, लंग के पास। अभी ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला हुआ, यानी ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा यानी अमाउंट जो अभी उसमें नहीं है। तो हम बात करते हैं इधर की प्रोसेस को हमने नाम लिख दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ब्लड में यानी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हार्ट में गया, और हार्ट से फिर कहाँ गया, लंग्स में गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लंग्स में यानी ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन की एफिशिएंसी थोड़ा होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, लंग्स में ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, और ये ऑक्सीजनेटेड फिर कहाँ पर आता है, हार्ट के पास आता है, और हार्ट से फिर कहाँ पर चला जाएगा, बॉडी के पार्ट्स टिश्यू के पास चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर की मैकेनिज्म ये ग्राफिक जो रिप्रेजेंट के थ्रू हम समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और इधर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम एक नाम दे देते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। इट मीन्स यहाँ पर एक प्रोसेस ये हो रहा है हार्ट और लंग के बीच में, इधर डीऑक्सीजनेटेड इधर ऑक्सीजनेटेड,
फिर यहाँ हार्ट और सेल के बीच में इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मीन्स कि डबल सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। अब जैसा कि हम मैकेनिज्म के एक ग्राफिक रिप्रेजेंट को समझते हैं, उसी प्रकार से सेम एज हम चलते हैं हार्ट में, देखते हैं कि हार्ट में रियलिटी एक्चुअल में होता क्या है, कौन ऐसा पार्ट होता है हार्ट में जो ब्लड को लेके आता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अनुपात तक पहुंचाने का काम करता है। डिटेल समझते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ बॉडी में हार्ट की कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखने से पहले हम समझते हैं हार्ट में जो चैम्बर होते हैं उनकी जो नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, 1, 2, 3 एंड 4। क्या नाम है इसका, राइट आर्क्यूल, राइट लेफ्ट आर्क्यूल एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखने को मिल रहा है राइट आर्क्यूल, लेफ्ट आर्क्यूल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। या ऐसा भी नंबरिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ नंबरिंग कर सकते हैं। तो और हार्ट में हम हार्ट को अगर हम एज्यूम करते हैं बॉडी से, तो इस तरह से जैसे हम स्टैंड हो गए, तो अगर एज्यूम करेंगे तो दैट इज द राइट साइड एंड दैट इज द लेफ्ट साइड, दैट इज द राइट साइड, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो उसका साइड जो साइड को दिखाया है, तो ये दैट इज द लेफ्ट एंड दैट इज द राइट साइड। अब हम देखते हैं कि जो अभी हमने बात बताया कि हार्ट जो होता है, हार्ट में जो ब्लड होता है वो सेंड होता है कहाँ पर, लंग। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, और प्यूरिफाइड होकर के फिर हार्ट के पास आता है, और हार्ट भी क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है बॉडी के अन्य पार्ट्स एंड टिश्यू के पास ट्रांसफर करता है। यही बात हमें क्लियर समझना है। कौन सा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के किस पार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहाँ पर फिल्ट्रेट होकर के फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ आता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझना है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हार्ट की जो साउंड को मेजरमेंट किया गया है, जैसा हम बोलते हैं धक धक की आवाज़ आती है, तो ये सही है, लेकिन जो साइंटिफिक जो उसका वॉइस होता है, साइंटिफिक जो उसकी आवाज़ होती है, वो हार्ट की जो साउंड को मेजरमेंट किया गया साइंटिफिक आवाज़ होती है, उसका नाम क्या रखा गया, लग डग। ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है, हम देखते हैं कि ब्लड के जो प्रेशर को हमें मेजरमेंट किया जाता है, जो मापा जाता है, जैसे ब्लड जो हमारे हार्ट बीट को मेजर किया जाता है, उसका उस मेजरमेंट का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बात डिस्कस किया, ये दोनों चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, जिसको समझ लेते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ आता है, हार्ट में। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कौन लेके आता है, यहाँ पर हमें पता नहीं है, लेकिन इस पूरी बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हम अगर बात करते हैं, यानी सेल बॉडी के अन्य पार्ट्स यानी सेल यानी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आता है। अन्य पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, हार्ट के पास आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हार्ट के पास आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द आर्टरी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हार्ट के पास आ रहा है ब्लड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ब्लड में हार्ट में एक पार्ट होता है वेना केवा, वो लार्जेस्ट वेना केवा होती है, और उनकी संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2 होती है। 2 नंबर ऑफ 2 वेना केवा आर फाउंड इन द हार्ट फर्स्ट एंड द अपर साइड ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड लोअर साइड ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर नेम क्यों रखा गया, क्योंकि ये इसके ऊपर होता है, हार्ट के ऊपर साइड में होता है, इसलिए इसका नाम सुपीरियर हो गया और इसका नाम क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। अब दोनों के पार्ट से क्या हो रहा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अंदर एंट्री करेगा। अंदर कहाँ पर एंट्री करेगा, नाम दिया गया है राइट एट्रियम में। चैम्बर तभी मैंने बताया तो होते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हमें देखने को मिलता है कि जो राइट एट्रियम होता है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कहाँ पर पहुँच गया, राइट एट्रियम। अब देखने को ये मिलता है कि जो राइट एट्रियम
कंडीशन में होगा, रिलैक्स की कंडीशन में होगा। अब यहाँ पर राइट एट्रियम में आप देख रहे हैं कि वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ पर भी वाल्व का क्या काम होता है। तो जब राइट एट्रियम में रिलैक्स कंडीशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल कर देता है, अब उसके बाद इसकी वाल्व क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, फिर ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब कंडीशन कुछ सिचुएशन कुछ देखने को मिलती है कि हार्ट में सिचुएशन क्या होता है, यहाँ पर रिलैक्स कंडीशन में था, लेकिन जब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में आएगा और ब्लड फिर कहाँ से चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल। हमें देखने को मिल रहा है एक रिलैक्स कंडीशन में यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन होता है। अभी हम बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंडीशन होगा, एक रिलैक्स होगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ब्लड कहाँ पर चला जाए, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट आर्टिकल से अब ब्लड कहाँ पर चला है, राइट वेंट्रिकल में चला है। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में चलाने के बाद फिर क्या होता है, अब हम भी देख रहे हैं कि सेल से हार्ट में आएगा, यानी टिश्यू से हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, लंग्स में, इसके थ्रू। अब जब राइट वेंट्रिकल में आया तो ब्लड फिर कहाँ जाएगा, ये जब फिल होगा तो कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास। किस, ये नाम क्या है, ये कहाँ से जा रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी के पास है। अभी हमने देखा, अभी हमने सुना, अभी हम बताए भी कि आर्टरी जो काम करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें रहता है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पर तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पर कहीं भी ऑक्सीजनेटेड की बात नहीं की जाएगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आगे की तरफ जा रही है, वो कहाँ जाएगी, लंग के पास। लेकिन यहाँ पर आर्टरी है तो आर्टरी यहाँ पर डीऑक्सीजन। एक एक्सेप्शनल यहाँ पर देखने को मिलेगा, हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी आर्टरी होंगी वो क्या होंगी, हमेशा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर लंग्स के पास क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर लंग्स के पास जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेट होगा ब्लड और उसके बाद फिर कहाँ पर आएगा, हार्ट के पास देखने को मिलेगा। हमने दो चैम्बर के बारे में, राइट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में देखा। अब यहाँ पर ब्लड जब लंग्स के पास आ जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर कहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट आर्टिकल के पास। लेफ्ट आर्टिकल के पास जब आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वही कंडीशन होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कंडीशन होगी। जब ये रिलैक्स होगा तो ये भी रिलैक्स होगा, राइट आर्टिकल साथ में रिलैक्स होगा, यानी दोनों साथ में सिंक्रोनाइज होंगे और दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, चल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आर्टिकल से ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस तरह से कंडीशन क्या होगी, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जब फिल करेगा ब्लड और उसके बाद जब ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा कंप्लीटली, फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर्टा के पास। ये आर्टा से सीधा होता हुआ फिर कहाँ चला जाएगा, और फिर चला आएगा यहाँ से सेल्स के पास। तो ये प्रोसेस हमें देखने को मिला। जो हमारा जो हार्ट बीट का जो प्रेशर होता है वो हमने देखा, आपको बताया कि यहाँ पर जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं और 4 चैम्बर से क्या होता है, ब्लड इधर से कार्बन डाई यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यानी लंग के पास पहुँचता है। फिर यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, फिर यहाँ पर आर्टा के थ्रू फिर क्या चला जाता है, बॉडी के अनुपात टिश्यू सेल्स के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं जो स्पिग्नोमैनोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो प्रेशर मेजर किया जाता है 120 मर्क्यूरी होता है। ये मेजर किया गया है कि सिस्टोलिक कंडीशन होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होगा। जब सिस्टोल होगा, सिस्टोलिक कंडीशन यानी कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक ही कंडीशन होता है, यानी सिस्टोल में होगा क्या, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा 120 मर्क्यूरी मेजरमेंट किया गया है सिस्टोलिक कंडीशन इसका। और यहाँ पर डायस्टोल क्या होगा, रिलैक्स की कंडीशन में कब होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी बात किया जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा 80 मर्क्यूरी, इसको मेजर किया गया। तो इट मींस कि 120/80 mmHg इसको मेजर किया गया है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। सिस्टोलिक इसका कितना होना चाहिए 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए 80 mmHg होना चाहिए। ये
मेजरमेंट। अब देखिए इसमें अगर मान लेते हैं सिस्टोलिक, इसका क्या होता है, 120 से एबव होता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पिगमोमैनोमीटर ये मेजर करके बताएगा कि बीपी क्या हो रही है, हाई हो रही है। और 80 यहाँ पर डायस्टोलिक कंडीशन यानी एलवी का, यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल का अगर मेजरमेंट किया गया वो कम दिखा रहा है, कम शो कर रहा है, तो वहां पर हम बता सकते हैं, जान सकते हैं कि बीपी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। और एक चीज, जैसे यहाँ पर मैंने बात किया कि एल और आरबी, एल और आरबी ये दोनों साथ में क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज होते हैं। और आर ए और एल बी ये दोनों साथ में सिंक्रोनाइज और सेल होते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, रिपीट करके देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आएगा और एनसीईआरटी रीड करिएगा, टोटल बातें आपको समझ में आ जाएगी। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में वो एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम यानी क्या करता है, रूट से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है और बॉडी के अन्य पार्ट्स तक लेके जाता है, यानी प्लांट के बॉडी के अन्य पार्ट्स तक लेके जाता है। वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन जाइलम कर रहा है और फूड का एब्जॉर्प्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर एंड मिनरल यानी जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। और यहाँ पर फूड यानी फ्लोएम के थ्रू जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इसके थ्रू होता है, सर वो बाई डायरेक्शनल होता है। इट मीन्स यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये रूट से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, अपर के एंड पार्ट तक करेगा, लेकिन जो फूड का जो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन फूड का होगा वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो बीच में ग्रीन प्लांट होगा और ऊपर भी करेगा और नीचे भी करता है। तो ऐसा देखने को मिलता है। और वाटर एंड मिनरल यानी जाइलम के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप से, एक ट्रांसपिरेशन होता है, दूसरा रूट प्रेशन होता है। फर्स्ट इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है प्लांट से, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ पर देखने को मिलता है प्लांट का जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्लांट है और प्लांट में बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स पाए जाते हैं। पूरे के पूरे प्लांट के बॉडी में, प्लांट स्ट्रक्चर में यानी प्लांट में हम देखते हैं कि सेल ही बना होगा, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर होता है, आपको पता है। ये सारी चीजें क्लास 9 क्लास 8 में पढ़े हैं। ऑस्मोसिस की अगर हम एक प्लांट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पूरी की पूरी जो सेल्स होते हैं, पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनकी पूरी सेल्स से बनी हुई होती है, जिसमें क्या होता है वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में। कैसे, आइए उसी प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे कि हमने ये लीनियर अरेंजमेंट में जो सेल के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, दिखाए हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से पूरे के पूरे सेल के स्ट्रक्चर को दिखाया है और रूट के पार्ट तक लेके गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेल्स होती है, एक सेल दो सेल जैसे अरेंजमेंट इनका होता है, तो जो वहाँ पर हीटिंग कंडीशन होती है प्लांट में, जब हीटिंग कंडीशन यानी सनलाइट होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो वाटर लॉस होता है, यानी ऊपर की जो सेल्स होती है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, उसमें वाटर लॉस होगा, यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो वाटर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह से जो दूसरी वाली सेल होती है फिर उसमें भी लॉस होगा, फिर थर्ड फिर फोर्थ, इस तरह से शिफ्टिंग कंडीशन होती है। तो शिफ्टिंग कंडीशन के थ्रू क्या होता है, वाटर लॉस हो रहा है। तो जो लास्ट वाली सेल सबसे नीचे होगी वहां पर एक्चुअली क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू होता रहेगा और इधर से शिफ्टिंग कंडीशन के थ्रू क्या होता है, लॉस होता रहेगा। ये जो शिफ्टिंग प्रोसेस होता है इसे हम नाम दे देते हैं कि ऑस्मोसिस नाम दे देते हैं, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन काम चलता है यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वाटर का लॉस भी होता है, इसमें हमने देखा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में कि एक लीनियर अरेंजमेंट में मैंने सेल को अरेंज किया और उसमें देखा कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर का लॉस होता है। और जो रूट में प्रेजेंट होता है, जो रूट में सेल्स प्रेजेंट होती है उसमें भी वाटर का लॉस होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू साल से होता रहता है। अब हमने पहला प्रोसेस पढ़ा वाटर एंड मिनरल यानी जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन था, हमने पहला प्रोसेस ट्रांसपिरेशन पढ़ा। अब सेकंड जो होता है रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर में क्या होता है, हम देखते हैं कि रूट जो होता है सॉइल में होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक रूट का स्ट्रक्चर, एक प्लांट के रूट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रूट हेयर मैंने दिखाया, यहाँ पर रूट हेयर दिखा है। तो जो यहाँ पर वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है
वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में कुछ यहाँ पर एटीपी लॉस होती है, एटीपी यूज करता है। इससे हम एक प्रोसेस देते हैं जिसे हम कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या नाम दे देते हैं? एक्टिव एब्जॉर्प्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल आयन या मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, या तो आयन कर सकते हैं या मिनरल कर सकते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि इस रूट में मिनरल और वाटर नहीं है प्रेजेंट है। तो जब यहाँ से आयन या मिनरल्स आएंगे इस वाले प्लांट यानी रूट के पास आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इस रूट में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर मिनरल का यानी आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पर कमी किसकी है, वाटर की। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पर एटीपी यूज करके यहाँ पर तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल्स आया, इट मीन्स कि जब यहाँ पर वाटर की एफिशिएंसी होगी तब यहाँ से क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस का एक टाइप है एंड ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर भी आएगा लेकिन एटीपी यूज करके यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी आएगा, आयन और मिनरल्स भी आएंगे और दोनों प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वाटर का भी और मिनरल्स का। इस तरह से रूट प्रेशर के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता रहता है। अब हम दूसरी बात करते हैं फूड की, यानी फ्लोएम के थ्रू जो फूड का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट इसका होता है फूड का। तो अब हम बात करते हैं बाई डायरेक्शनल में। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्लांट है, प्लांट के स्ट्रक्चर को हमने दिखाया है और प्लांट के स्ट्रक्चर के बीच में हमने दिखाया है कि ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लीव्स है, लीव्स का स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुक्रोज लिखा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फूड का प्रोडक्शन होता है और फूड कम्प्लीटली यहाँ प्रिपेयर्ड है और ये किस रूप में है, किस फॉर्म में है, वो सुक्रोज के फॉर्म में है। ये सुक्रोज क्या होता है, बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुँचना है, कैसे पहुंचेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं सुक्रोज क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये किस पार्ट में पहुंच रहा है, ये फ्लोएम के पार्ट तक पहुंच रहा है। तो जब सुक्रोज यहाँ पर आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और है, सुक्रोज जब यहाँ पर फ्लोएम के पास आएगा तो कुछ एटीपी लॉस होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो इस एटीपी के जो लॉस होने के प्रोसेस को इसको एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये सुक्रोज जो होता है फ्लोएम के पास जाता है लेकिन वहां पर एनर्जी लॉस होती है। अब यहाँ पर इसको क्या होगा कि सुक्रोज का अमाउंट ज्यादा हो गया। अब यहाँ पर जाइलम हो गया इसके बगल में, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये वाटर को ले लेगा और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा, तो हाई कंसंट्रेशन हो गया। अब इधर से क्या होगा कि लो कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या हो जाएगा, फूड मूव करेगा। और जहाँ पर जो नॉन ग्रीन प्लांट है जिसको फूड की जरूरत होती है, तो यहाँ से लो की साइड में जाएगा और शिफ्टिंग प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, हर जगह पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्या, सुक्रोज यानी फूड को पहुंचाने की कोशिश करेगा। और दूसरा प्रोसेस आपका कराएगा शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। शिफ्टिंग के थ्रू क्या होता है, इस तरह से इसका जो मूवमेंट होता है फूड का होता रहता है। मैंने दो प्रोसेस आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में वाटर एंड मिनरल का और फूड का। वाटर एंड मिनरल में बताया दो चीजें, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर, और फूड में बताया बाई डायरेक्शनल जो होता है फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है। यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया कि जैसे फ्लोएम है और यहाँ पर जाइलम है, किस तरह से एनर्जी लॉस करके यहाँ पर सुक्रोज आता है फ्लोएम में और हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, इस तरह से शिफ्टिंग होता रहता है। ये प्रोसेस था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बाहर ही निकलना, ये क्या होगा, यही आपका एक्सक्रीटरी होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड में कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो फिल्ट्रेट होकर के, फिल्टर कहाँ होते हैं, किडनी में, जाहिर सी बात। तो वहाँ पर फिल्ट्रेट कैसे होते हैं, इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो इसमें हम देखते हैं कि एक किडनी का सिंपल स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो ये आपका ये राइट किडनी और लेफ्ट किडनी कैसे, जैसे हम उसमें एज्यूम किए थे ये लेफ्ट एंड दैट इज़ द राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या होता है, ब्लड अंदर आता है, इम्प्योर ब्लड अंदर आएगा और ये एंट्री करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, राइट किडनी में, और इधर कहाँ जाएगा, लेफ्ट किडनी में जाएगा। और यहाँ पर किडनी से फिल्ट्रेट होकर के फिर प्योर ब्लड, फिर इधर से प्योर ब्लड फिर कहाँ जाएगा, रीनल वेन के थ्रू ये क्या हो जाएगा,
बाहर जाएगा। अब हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में हमने फ़िल्टर कर दिया, यहाँ पर भी फ़िल्टर कर दिया। वो होता कैसे है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर देखते हैं। ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो, और यहाँ पर कुछ ऐसे इम्प्योर होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। वो यूरेटर के थ्रू, ये आपका यूरेटर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेटर के थ्रू ये कहाँ पहुँचते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें केवल यूरिन फिल्ड होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर में रीच करते हैं और यूरेथ्रा के थ्रू उसे क्या कर दिया जाता है, पास आउट कर दिया जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको बताने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पर क्या होता है, रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया और ब्लड में क्या हो गया, कुछ इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर वाले क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में रीच करते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। अब हम देखते हैं कि जो लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो फिल्टर कर देते हैं ब्लड को, और फिल्टर होने के बाद कुछ इम्प्योरिटी होते हैं जो बाहर भी कर देते हैं। वो होते क्या हैं एक्चुअल में, वो होते हैं नेफ्रॉन। उनकी संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितने, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये किसी एक किडनी का है, एक एवरेज है जो मेज़र किया गया है कि इसमें जो होते हैं 1.2 मिलियन होते हैं। अब हम किसी एक नेफ्रॉन की बात करते हैं, किसी एक नेफ्रॉन की बात करते हैं, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर इसको निकाल दिया जाए, एफरेंट ट्यूबुल और एफरेंट ट्यूबुल को निकाल दिया जाए, तो ये एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर हमें एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो एफरेंट है, ये इससे क्या होता है, अंदर आते हैं ब्लड, और कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, इम्प्योरिटीज़, और इसमें क्या होता है, ये फिल्टर्ड होते हैं। फिल्टर होने के बाद जो प्योर होते हैं वो एफरेंट के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। सॉरी, एफरेंट के थ्रू एंट्री करते हैं और इफरेंट के थ्रू क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। एफरेंट और इफरेंट को एक्चुअली हम पहचानते कैसे हैं, जो एफरेंट ट्यूबुल्स होती है वो ब्रॉड होती है, और जो इफरेंट ट्यूबुल्स होती है वो एक्चुअली क्या होती है, नैरो होती है। ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को इसमें मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आगे की तरफ जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो और भी कंपोनेंट है, मटेरियल हैं, वो और क्या करते हैं, सिलिया के थ्रू और क्या होते हैं, ये आगे की तरफ जाते हैं। और ये जब आगे की तरफ जाते हैं तो इसमें एक्चुअली कंपोनेंट होता क्या है, यूरिया होता है, साल्ट होता है, अमीनो एसिड और वाटर होता है। इस बाउमन कैप्सूल से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है। इस ट्यूबुल का नाम दिया गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और यहाँ पर क्या दिया गया, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिया गया नाम। तो यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है, उसके नीचे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पर हम बता दें आपको कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ट्यूबुल्स लगे रहते हैं इस तरह से, और फिल्टर होते रहते हैं। कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें फिल्टरेट होते रहते हैं, और ये सप्लाई यहाँ आती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल्टर होंगे, इधर आएंगे, बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं। इस तरह से इसको घेरे रहता है, इस तरह से पूरे के पूरे इसके डीसीटी और पीसीटी को। और यहाँ पर क्या होता है, अब ये जो लूप होता है, इस लूप को हम नाम दे देते हैं हेनले लूप। और इस ऐसा जो स्ट्रक्चर केवल एक नेफ्रॉन का देख रहा है, इसी तरह से इसमें भी फिल्टर होकर के आते हैं। और ये क्या होते हैं कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इस तरह से यूरेथ्रा में आते रहते हैं। यहाँ पर अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम, यूरेटर है, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा में ये क्या होते हैं, पहुँचते रहते हैं। ये इसी तरह से फिल्ट्रेशन होता है। किसी एक नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, कि बहुत ज़्यादा इंटरनल एनाटॉमी के बारे में नहीं बताया, आउटर ही बताया। इसी तरह से आपको क्लास 10 में इतना ही समझना है आपको। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।